हेलो। जहाँ तक यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी के सेकंड पेपर में जो पहला टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने आपको वो पढ़ाया था। टॉपिक याद होगा आपको, जिसमें आपको कौटिल्य एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया। फिर इसमें इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये एक टॉपिक था। ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, ये टॉपिक आपको देखना है। तो ये जो आपको मैंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पढ़ाया था, समझ रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय प्रशासन का भारतीयकरण हुआ। तो इसी में आपको एक पॉइंट आउट करना था कि कैसे कैसे लोक सेवा का, फिर वित्त प्रशासन का इंडियनाइजेशन हुआ। ये क्वेश्चन यही कह रहा है। तो पेपर 1 पेपर 2 चल रहा है, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पेपर 2 में, पेपर 2 सेकंड पेपर जिसको कहते हैं, इसमें जैसे है, मैंने तो आपको पढ़ाया था, कौटिल्य पढ़ाया था, याद होगा आपको। यस सर। मुगल पढ़ाया था, और फिर ब्रिटिश पढ़ाया था। ठीक है, और ब्रिटिश पढ़ाने के प्रोग्राम में आपको वैसे तो एक टॉपिक और है जो बीपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। वह है पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में, भारतीय प्रशासन में, समझ रहे क्या विकास हुआ, समझ रहे हैं। तो वो तो नेचुरल है कि आगे जितने भी टॉपिक होंगे वो सब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही वाला रहेगा। लेकिन एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था ये इस सेक्शन से, उसे वही बतलाना था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे हुआ, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, वो बतलाना था। अभी यहाँ जो मैं देख रहा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इन्होंने तीन तीन चार सेक्शन को पॉइंट आउट किया है। जैसे आप कर सकते हो पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज का इंडियनाइजेशन कैसे हुआ, समझ रहे, पब्लिक सर्विसेज का इंडियनाइजेशन कैसे हुआ। फिर दूसरा बोल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियनाइजेशन कैसे हुआ, समझ रहे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियनाइजेशन कैसे हुआ। फिर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियनाइजेशन कैसे हुआ, समझ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियनाइजेशन कैसे हुआ। फिर कह सकते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंडियनाइजेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपको यही बतलाना है कैसे पब्लिक सर्विसेज में आप देखते हो कि शुरू के दिनों में, समझ रहे हैं, जो भारत का शासन था और पूरी तरह ब्रिटिश था। लेकिन जब क्राउन शासन अपने हाथ में ली तो उन्होंने दो चीज घोषणा किया। एक चीज तो उन्होंने घोषणा किया कि वो भारतीयों पर अब कोई भी चीज जबरन लागू नहीं करेगी, कोई भी एक्ट को, कोई भी कानून को, कोई भी व्यवस्था को। और दूसरा, भारतीयों को शासन में भागीदारी देगी। समझ रहे, तो आप देखते हो कि 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, उसको इंडिया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, गुड एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। मतलब वह अच्छे शासन का, प्रशासन का अधिनियम था। उसमें भारतीयों को धीरे धीरे शामिल करने का व्यवस्था किया गया। तो मैंने आपको बताया था वर्चुअली किस तरह लोक सेवकों को, जैसे आईसीएस जो एग्जाम था उसमें भारतीयों को अलाउ किया गया, भारतीय लोक सेवा एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम एग्जाम इंग्लैंड में होता था। फिर भारत में भी लोक सेवा परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई, और पहला लोक सेवा परीक्षा इस्लिंगटन आयोग के रिकमेंडेशन पर 1922 में हुआ था, संभवतः इलाहाबाद में हुआ था। फिर लोक सेवा ली आयोग के रिकमेंडेशन पर ली आयोग की स्थापना की गई। ली आयोग के रिकमेंडेशन पर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। तो आप देखते हो कैसे कैसे लोक सेवा का भारतीयकरण हुआ और भारतीयों को उसमें शामिल करने की व्यवस्था की गई। दूसरे वर्ग का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हो, पहला बजट जो है, पहले तो 1800
10 ईस्वी में ही विभाग बन गया था। वो जो क्राउन का शासन था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। फिर आप देखते हो, फिर 1857 में 1753 में आप देखते हो भारतीय लेखा और लेखा परीक्षण विभाग बना। फिर आप देखते हो 1857 में महालेखा परीक्षक कार्यालय बनाया गया, जिसको ऑडिटर जनरल कार्यालय कहते हैं। फिर आपने देखा कि 1919 में कार्यपालिका से उसको अलग कर दिया गया, महालेखा परीक्षक को, और फिर आप इंडिपेंडेंस दे दिया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उसका दर्जा संघीय न्यायालय के न्यायाधीश जैसा कर दिया गया। 1919 में ही आप देखते हो कि 1921 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। ये सब जैसे कैसे कैसे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, यही सब टॉपिक इसमें पूछा गया है, तो वही आपको यहाँ बतलाना। फिर दूसरा जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया वो था फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा टॉपिक था। दूसरा टॉपिक क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफिकल एंड, में आपको याद होगा फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, ये टॉपिक था। समझ रहे हैं? ये दूसरा टॉपिक होता है। इसमें हमने आपको बतलाया था सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का सेलियंट फीचर बतलाया, प्रोविजन के बारे में बतलाया कि भारतीय संविधान के क्या क्या खासियत है, ये बताया आपको। फिर वैल्यू प्रीमाइसेस बताया, वैल्यू प्रीमाइसेस में प्रीएम्बल के बारे में बतलाया। फिर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बतलाया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बतलाया, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बतलाया। फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा, जिसको संविधानवाद कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधानवाद, ये भी मैंने आपको कराया था। अभी मैं 2-3 टॉपिक और यहाँ जिक्र करता हूँ, लेकिन इसको मैं बाद में करूंगा। वो है पॉलिटिकल कल्चर। ये यूपीएससी का सिलेबस में है, बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली ये जो है टॉपिक जो है ना, पॉलिटिकल साइंस लिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और बाद में जब सिलेबस परिवर्तन हुआ तो इसको जोड़ा गया। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये भी टॉपिक जोड़ा गया, ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। और दूसरा है ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये भी है जो आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर में, डेवलपमेंट। समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ, ये इतना टॉपिक यहाँ पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो मैंने आपको यहाँ तक कराया था, समझ। उसके बाद यहाँ पॉलिटिकल कल्चर हमने नहीं कराया था, मैं आपको बतलाऊंगा। वैसे आज मैं थोड़ा केवल पॉइंट आउट कर देता हूँ। राजनीतिक संस्कृति इस टॉपिक का नाम है। पॉलिटिकल कल्चर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, पॉलिटिकल कल्चर का मतलब जो राजनीतिक प्रणाली होती है उनके क्या कल्चर है, उनके क्या संस्कार संस्कृति है। जैसे आप किसी भी देश में कोई समस्या का समाधान करना चाहते हो, समझ रहे हैं, तो जब तक उसके पॉलिटिकल कल्चर को नहीं समझोगे तब तक आप उसके समस्या का समाधान नहीं कर सकते हो। समझ रहे, तो पॉलिटिकल कल्चर को समझना, क्योंकि हर देश का पॉलिटिकल कल्चर अलग अलग होता है। तो जैसे रूस का या यूएसएसआर का, फॉर्मर यूएसएसआर का पॉलिटिकल कल्चर अलग है, यूरोपियन देशों का पॉलिटिकल कल्चर अलग है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर अलग है, अफगानिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर अलग है। समझ रहे हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का पॉलिटिकल कल्चर अलग है। अगर मिडिल ईस्ट में कोई समस्या का समाधान करना चाहते हो वहां, तो वहां के पॉलिटिकल कल्चर को समझना होगा। अगर आप भारत में कोई समस्या का समाधान करना चाहते हो तो भारत के पॉलिटिकल कल्चर को समझना होगा। ये टॉपिक है जिसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी डेवलपमेंट, ये भी बाद में जोड़ा था। मतलब बाद में क्या, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। मतलब हमें लगता है लास्ट सिलेबस बीपीएससी का जो यूपीएससी का जोड़ा गया है 2008 में बदला है, उसके बाद से अभी तक वही चल रहा है, समझ रहे हैं।
तो ये ब्यूरोक्रेसी डेवलपमेंट, ये इसको जरा इस तरह से समझ सकते हो। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ है। तो तीन चीज कौन कौन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? एक चीज हो गया जिसको कह सकते हो पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम जिसको कहते हैं, या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको हम सरकार बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसी को हम सरकार बोलते हैं। समझ, इट इज गवर्नमेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दूसरा हो जाता है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। समझ रहे हैं? ये दोनों मिलकर एग्जीक्यूटिव का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर भारत में जोड़ा जाए तो एक और जोड़ जाएगा, जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव में केंद्र में बात करें तो राष्ट्रपति आ जाएगा, राज्य में बात करें तो राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में पीएम वगैरह आ जाएंगे, पीएम, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह। और इसमें कौन आएंगे? सिविल सर्विसेज आएंगे, सिविल सर्विसेज आएंगे। सिविल सर्विसेज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं। यहाँ पीएम, समझ रहे, उसके बाद मंत्री वगैरह आ गए। तो ये भारत का शासन अगर देखा है तो भारत का शासन कैसा है? डेमोक्रेटिक है। समझ रहे, डेमोक्रेटिक है, वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक है। समझ रहे, और इसको हम लोग आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। सिविल सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेसी। और भारत चूंकि डेवलपिंग कंट्री है, तो भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन क्या उसका ऑब्जेक्टिव है? डेवलपमेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट जो है, या इसका ऑब्जेक्टिव हो गया डेवलपमेंट। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम हो गया डेमोक्रेटिक, और ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस से ब्यूरोक्रेटिक। तो ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ये तीन जो रिलेशन बना, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, समझ रहे हैं, और तीसरा डेवलपमेंट, इन तीनों के बीच का जो डायनेमिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ, अब डिपेंड करता है, ये दोनों, ये लीडरशिप इनके हाथ में रहता है, डेमोक्रेसी के हाथ में, ये इनके अंदर में इनको काम करना पड़ता है। समझ रहे हैं? अब ये तीनों, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा है, खराब है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है? वो डिसाइड करता है किसको? डेवलपमेंट को। अगर दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा होंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच रिलेशन 36 का आंकड़ा होगा तो डेवलपमेंट चौपट हो जाएगा। अब देखो, भारत में 19 राज्य है। अब सभी राज्यों में अगर आप देखो, 28 राज्य, 29 राज्य जो भी है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट सबका एक जैसा नहीं है। सारे ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, सबका सेटअप अलग। जैसे झारखंड को ही ले लो, वहाँ डेमोक्रेसी बहुत दिनों तक बहुत कमजोर था, ब्यूरोक्रेसी बहुत डोमिनेंट था, डेवलपमेंट पूरी तरह बर्बाद कर दिया है कि नहीं? जबकि झारखंड बहुत रिच स्टेट हुआ करता था, या होता, जैसा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उसके पास है। हमारे केरल को देखो, वहाँ डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, और डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में रखा है। नतीजा क्या है? डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। तो ब्यूरोक्रेसी के साथ सबसे बड़ा बात क्या है कि ब्यूरोक्रेसी इज बेसिकली गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। ब्यूरोक्रेसी अच्छा सेवक जरूर है, लेकिन बुरा मालिक है। अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग मिल गया तो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया। अगर डेमोक्रेसी कमजोर पड़ गया तो ब्यूरोक्रेसी उस पर हावी हो जाएगा, फिर डेवलपमेंट को अपने हिसाब से बर्बाद कर देता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के बीच बहुत अच्छा संबंध है, और ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच जैसा संबंध होगा वैसा डेवलपमेंट होगा। समझ रहे? यही बतलाने का इस टॉपिक में कोशिश किया है कि ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच इन जनरल रिलेशन कैसा रहता है? 36 का आंकड़ा रहता है। ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों साथ साथ मजबूत नहीं हो सकता है, या तो ब्यूरोक्रेसी मजबूत होगा या डेमोक्रेसी मजबूत होगा। यूजुअली लोकतांत्रिक देशों में डेमोक्रेसी मजबूत होता है, समझ रहे, और नौकरशाही उसके अधीन रहता है। इट इज सब सर्वियंट, उसके अधीन काम करना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी हैज टू वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ डेमोक्रेसी। और डेवलपमेंट, आपको मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव है। भारत विकासशील देश है, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विकास। तो विकास, समझ रहे हैं, कैसे बेहतर होगा? अगर ये दोनों लड़ते झगड़ते रहेंगे, दोनों के बीच खींचतान चलता रहेगा, तो विकास कैसे होगा? तो दोनों के बीच जितना बेहतर, जितना पावरफुल डेमोक्रेसी होगा, उतना डेवलपमेंट ज्यादा होगा।
यहाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है जो मैं आपको बतला रहा हूँ? ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी Yes, के बीच sir. है कि नहीं? आप यस सर। जितने भारत के राज्य उलट कर देख लीजिए, जिन राज्यों में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल है, वहाँ डेवलपमेंट ज्यादा है। और जहाँ ब्यूरोक्रेसी मनमानापन करने का मौका मिलता है, डेमोक्रेसी कमजोर है, वहाँ लूट खसोट ज्यादा देखने को मिलता है नहीं? सो इस पर टॉपिक होगा, आप टॉपिक होगा तो मेरे को लाके दिखाइएगा, मैं इस पर और भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? आज चूंकि मेरे को कोई टॉपिक डिसाइड नहीं था कि इस टॉपिक में क्या डिस्कस करूं, तो इसलिए मैंने फेडरलिज्म निकाल लिया। चूंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए निकाल लिया, अदरवाइज आज मैं कोई दूसरा टॉपिक भी टेकअप कर सकता था, लेकिन चूंकि लास्ट आवर में मेरे को कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या टॉपिक करना है, इसलिए आज हम सेंटर स्टेट रिलेशन फेडरलिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप जानते हैं इस टॉपिक पर बहुत संभावनाएं हैं, है कि नहीं? भारत में बहुत सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी अगर भारतीय प्रशासन का किसी विषय को लेकर है, वह केंद्र और राज्य के बीच संबंध को लेकर है। जानते हैं विषय को? बता सकते केंद्र राज्य के बीच अगर विवाद है तो उसको सुलझाने का हिस्सा किसको मिला, जिम्मेवारी किसको मिला? किसको जानकारी? केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आता है। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध और दूसरा मौलिक अधिकार, इस सब जो उस तरह का है कि नहीं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं भारत। अभी तक बहुत कंफ्यूजन है कि भारत यूनियन है, फेडरेशन है, यूनिटरी स्टेट है, फेडरेशन है, वगैरह वगैरह। कॉन्फेडरेशन, इसमें बड़ा कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो वही चीज आज हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं। फेडरल सिस्टम जब बोलते हैं तो क्या होता है, और भारत फेडरल है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैंने बताने की कोशिश किया, जब आप फेडरल सिस्टम बोलते हो तो इसका मतलब क्या होता है, और जब आप यूनिटरी सिस्टम बोलते हो तो इसका क्या मतलब होता है। तो फेडरल, जैसे फेडरेशन जब बोलते हो तो इसका मतलब देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? संविधान द्वारा ही दोनों के क्या होते हैं, संघीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। क्लियर है? एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट इन फंक्शनिंग इन देयर स्पेसिफाइड जुरिडिक्शन। और दोनों अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में काम करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघीय प्रणाली कहते हैं। क्लियर है? और भारत, इसके उदाहरण कौन है? तो इसके उदाहरण आपके हो गए, आपका अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रूस हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फेडरल सिस्टम। समझ में आया आपको? और यूनिटरी गवर्नमेंट किसको कहते हैं, यूनिटरी सिस्टम किसको कहते हैं? ऑल पावर आर वेस्टेड इन नेशनल गवर्नमेंट। समझ, जितना भी पावर है किस में नहीं होगा, नेशनल गवर्नमेंट में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा। रीजनल गवर्नमेंट ड्रॉ पावर फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट, और रीजनल गवर्नमेंट जो होते हैं वो पावर कहाँ से ड्रॉ करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट से। क्लियर है? तो इसके उदाहरण कौन हो गया? ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, स्पेन हुआ। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। समझ में आपको? तो यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ रहे हैं? समझ रहे? फेडरल Yes. सिस्टम मतलब दोनों के बीच संविधान द्वारा ही कार्य शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। समझ रहे? और दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में, निर्धारित कार्य क्षेत्र में कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं। और यूनिटरी में क्या होता है, पूरा पावर नेशनल गवर्नमेंट में होता है और रीजनल गवर्नमेंट उसी से सत्ता ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? दिस इज द बेसिक पॉइंट। अब यहाँ पर देखते जरा, अब हम लोग भारत को देखते हैं। जो फेडरेशन जो शब्द है, जो फेडरेशन शब्द बोलते हैं, वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो लैटिन शब्द फोएडस से हुआ है, FOEDUS, फोएडस से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, संधि या समझौता। जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इसमें वर्चुअली क्या होता है, किसके बीच में संधि 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 और समझौता होता है? तो संघीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच में। समझ रहे हैं? इसमें क्या, संघ का निर्माण कैसे होता है? विभिन्न प्रांतों के बीच संधि या समझौता का परिणाम होता है। मतलब टर्म फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फेडस, व्हिच मींस अलायंस और एग्रीमेंट इन व्हिच
डिवीजन ऑफ पावर इज स्टेटेड इन फेवर ऑफ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जिसमें क्या होता है, शक्ति का विभाजन किसके पक्ष में होता है, केंद्र के प्रांतों के पक्ष में होता है, और प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार भी होता है। दैट इफ यू टॉक ऑफ ट्रू फेडरेशन, अगर आप ट्रू फेडरेशन के बाद बोले, कि नहीं समझ, तो इसमें वही होता है कि शक्ति का विभाजन क्या होता है। मतलब पहली बात, तीन चीज यहाँ नोट करने लायक है। पहला, इसका निर्माण किस तरह हुआ है, संधि या समझौता के तहत, नंबर 1। नंबर 2, शक्ति का विभाजन प्रांत के पक्ष में, और तीसरा, प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार भी। क्लियर है मेरी बात समझ रहे? तो इन तीनों चीज को अगर भारत की व्यवस्था पर हम देखें तो क्या पाते हैं, तीनों चीज भारत में पाया जाता है? नहीं। पहली बात तो कि भारत का निर्माण प्रांतों के बीच में संधि या समझौता के कारण नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ शक्ति का विभाजन प्रांत के पक्ष में और केंद्र के पक्ष में ज्यादा है। तीसरा, यहाँ प्रांतों को अलग होने का अधिकार भी नहीं है कि नहीं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? जैसे आपको मैंने बताया कि चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। जब भारत का संविधान बन रहा था, जिसमें ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, प्रारूप संविधान कहते हैं, उसमें आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया था, इंडिया इज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब उसमें कहा गया था कि इंडिया राज्यों का परिसंघ होगा, फेडरेशन बोला गया था। लेकिन जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय जो हिंसा हुई, रक्तपात हुआ, विभाजन की समस्या के समय जो अव्यवस्था देखी गई, तो उसको देखते हुए समझ रहे, हमारे संविधान निर्माता ने अपने दिमाग में परिवर्तन कर लिया। उन्होंने मिजाज बदल दिया और यहाँ पर फेडरेशन की जगह पर क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। क्लियर है? तो ये यूनियन वाला कंसेप्ट कहाँ से लिया इसने, आपका कनाडा के संविधान से लिया। तो आप देखते हो कि भारत का जो संघीय प्रणाली कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो मैक्सिमम पोर्शन तो उसका भारत सरकार अधिनियम के साथ, और दूसरा कंपेरिजन किससे लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया। कोई कंफ्यूजन? समझ रहे हैं? दोनों का इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ रहे हैं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़े होंगे तो उसमें भी बनाया गया था, देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक बनाया गया था, परिसंघ बनाया गया था। फिर संघ और प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया था, समझ रहे हैं? 3 लिस्ट बना था। तो ये सब जो व्यवस्था आज देखने को मिलता है, उसकी उत्पत्ति उसी समय हुई थी। क्लियर है? जैसे कि आप भारतीय संविधान को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थसंघात्मक बोलते हैं। अर्थसंघात्मक का मतलब क्या होता है, क्वासी फेडरल, जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर, इसमें फेडरल फीचर भी है और यूनिटरी फीचर भी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फेडरल का, अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूनियन का हिंदी भी संघ होता है और फेडरेशन का हिंदी भी संघ होता है। तो इसलिए बहुत लोगों को देखते कंफ्यूज कर जाता है कि अगर अंग्रेजी में लिख रहे तो फेडरेशन है, तो फेडरल हो गया, फेडरेशन हो गया, जिसका हिंदी भी संघ हो जाता है और यूनियन का हिंदी भी संघ हो जाता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है हिंदी में। समझ रहे थे? मेन प्रॉब्लम यही। वैसे कहीं मैंने सुना है, मेरे को आइडिया नहीं है, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन कहते हैं ना, कॉन्फेडरेशन वो क्या होता है? कॉन्फ्रेंटर परिसंघ होता है सर। हाँ, उसका मतलब क्या होगा जी? परिसंघ में सर राज्य आसानी से अलग हो सकता है क्या सर? आज के तारीख में उस हिसाब से तो शायद कोई भी नहीं होगा, मतलब जिसको प्रांतों को, अमेरिका का संविधान में भी प्रांतों को अमेरिका से अलग होने का अधिकार नहीं है, पता है आपको? जबकि वहां दोनों का अपना संविधान है, दोनों की अपनी नागरिकता है, दोनों की अपनी व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रांतों को अमेरिका से अलग होने का अधिकार नहीं है, यूएसए से अलग होने का अधिकार नहीं है। सॉरी, सोवियत रूस में था, नतीजा सोवियत रूस क्या हुआ, टूट गया। जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन और यूएसएसआर, रूस में लड़ाई चल रहा है, ये दोनों कौन थे, पहले यूएसएसआर के अंग थे। हमारे यूक्रेन भी यूएसएसआर का हिस्सा था और रूस भी उसी का हिस्सा था, अब अलग हो गया।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो ढांचा है, भारत का जो संविधान है, वो फेडरल नहीं है। जैसे कई दफा हम लोग देखते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ये क्वासी फेडरल है, जिसमें फेडरल फीचर भी है और यूनिटरी फीचर भी है। समझ में आया आपको? केवल फेडरल फीचर नहीं है और केवल यूनिटरी फीचर नहीं है, बल्कि दोनों का समावेश है। तो आप देखो फेडरल फीचर क्या क्या यहाँ है, तो फेडरल फीचर यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो। तो फेडरल फीचर में सबसे पहला फीचर क्या है कि ये जो है आपका दोहरी राजनीति है। दोहरी राजनीति मतलब ड्यूअल पॉलिटिक्स, दो शासन है। केंद्र में अलग राजनीति है, राज्य में अलग राजनीति है। केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में, राज्य में यूपीए की सरकार है। बिहार में, ये पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में एनडीए सरकार है। तो इस तरह से दोहरी राजनीति देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ संविधान है। तो समझ रहे कि नहीं समझ, यानी फ्लैक्स टफ है, इसमें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तीसरा क्या होता है, शक्ति का विभाजन है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति को बांट दिया गया है। फिर यहाँ पर सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। संविधान है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे बड़ा है। कठोर संविधान है। कठोर संविधान का मतलब आप जब चाहो जैसे चाहो संविधान को संशोधन नहीं कर सकते हो। उसका संशोधन का एक तरीका बनाया गया है और बेसिक ढांचा का संशोधन किया भी नहीं जा सकता। फिर न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका स्वतंत्र मतलब सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट वगैरह जो होता है वो सरकार का हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसका पृथक अस्तित्व है। और द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब आरएस और एलएस, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा हो गया राज्यों का संघ, और लोकसभा राज्यसभा राज्यों का संघ हो गया प्रतिनिधि सभा, और लोकसभा हो गया जनता का प्रतिनिधि सभा। तो इस तरह से भारत जो है, समझ रहे, दिस इज बेसिक पॉइंट। तो द्विसदनीय व्यवस्था। लेकिन एक बहुत, कोई स्टूडेंट मेरे से बोल सकते हैं कि सर आप द्विसदनीय व्यवस्था बोल रहे हो, इंग्लैंड में भी तो द्विसदनीय व्यवस्था है। तो इंग्लैंड कहाँ है द्विसदनीय व्यवस्था? वहां भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है कि मैक्सिमम देश में देखोगे एक्चुअली, मतलब दो सदनीय व्यवस्था तो रखता है, लेकिन एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो दूसरा सदन का स्वरूप क्या है। तो हमारे यहाँ दूसरा सदन का स्वरूप राज्यसभा, नाम ही है राज्यसभा, राज्यों का सभा है। और इसमें जितने प्रतिनिधि आते हैं सब कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। और जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित कर दिया गया है। समझ रहे कि नहीं समझ? सो दिस द बेसिक पॉइंट। तो 7 फीचर मैंने आपको क्या बतलाया, फेडरल फीचर बतलाया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ड्यूअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, ठीक है ना? यस अब हम सर। लोग देखते हैं कि यूनिटरी फीचर क्या है। तो आप देखिए यूनिटरी फीचर ज्यादा है, फेडरल फीचर कम है, यूनिटरी फीचर ज्यादा है। यूनिटरी फीचर क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। अरे दूसरा जो है नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब राज्य अविभाज्य नहीं है, राज्य अखंडित नहीं है, यानी राज्यों को तोड़ा जा सकता है, एक राज्य को 2 राज्यों में बांटा जा सकता है। भारत को तो नहीं बांटा जा सकता, लेकिन राज्यों को जरूर बांटा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा बिहार को 2 वर्गों में बांट दिया गया, बिहार और झारखंड हो गया। हमारे नहीं सर, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश 2 भागों में बट गया। लेकिन तो यहाँ पर क्या है बताए, इसका मतलब राज्य जो हुआ क्या है, डिस्ट्रक्टेबल है। डिस्ट्रक्टेबल मतलब उसको हम विभाज्य कर सकते हैं, प्रोविंस कैन बी डिस्ट्रक्टेबल। तीसरा क्या है, एक ही संविधान है जो केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होता है। तो संविधान मैक्सिमम लोचक है, लोचशील है। मैक्सिमम प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, साधारण बहुमत से उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। राज्यसभा में भी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे अगर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में जो कहते हैं क्या, वहां पर एक सीनेट है और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेट में 100 मेंबर्स है, अलग वहां 50 राज्य है, तो हर राज्य से 2-2 हो गए, तो 100 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है,
जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, और जिस राज्य की जनसंख्या कम है वहां राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कम है। यहाँ असमान यानी राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है जनसंख्या के आधार पर। फिर आपातकाल का प्रावधान है। आप जानते हो 352 से 360 के बीच में 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जो भारत को क्या बनाता है, संघात्मक बनाता है, एकात्मक बना देता है, एकात्मक बना देता है। फिर आप देखते हैं एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है केंद्र और राज्य दोनों का। अभी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जम्मू कश्मीर में अभी जो 370 का समाप्त हुआ, कल संसद में अगर आप देख रहे होगे चर्चा चल रहा था, कल देख रहे थे आप, कल क्या फैसला लिया गया, कोई बता सकते हो मेरे को? कल सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया है। क्या हिस्टोरिक यस डिसीजन दिया? आर्टिकल 370। क्या बोला? मतलब 370 के बारे में क्या बोला? सर जो निर्णय हो चुका है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, जो निर्णय लिया गया है, मतलब सरकार ने जो 370 खत्म किया वो कोई गलत नहीं था, ये ना कहने का मतलब है। वो यस एक सर। अस्थायी प्रावधान था, समझ रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट, आप इसका पढ़ो क्लॉज में तो आप लोग को इससे बहुत सारा चीज क्लियर होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कल जो क्लियर हुआ है, क्या कि बहुत सारा चीज को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन किया और उसके बाद ये फैसला दिया। कोई सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आसान फैसला नहीं था ये देना, समझ रहे? बहुत मुश्किल वाला था, लेकिन बड़ा बारीकी से चर्चा करते हुए उसने हर चीज को देखते हुए पॉइंट आउट किया। समझ रहे? तो सिंगल सिटीजनशिप, ये बहुत एकल नागरिकता। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सब एक चेन ऑफ कमांड में जुड़े हुए और बहुत एक एकीकृत व्यवस्था में काम करते हैं। फिर अखिल भारतीय सेवा, मतलब जो अनुच्छेद 352 के तहत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद बना सकती है और केंद्र राज्य दोनों को ये साझा सेवा देता है। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, लेखा परीक्षण या अकाउंट है, ऑडिट, एक इंटीग्रेटेड ऑडिट। जैसे आप देखते हो सीएजी जो है किसका ऑडिट करता है? केंद्र का भी करता है और राज्य का भी करता है कि नहीं करता है? तो एकीकृत चुनाव प्रणाली, जो इलेक्शन कमीशन है, राष्ट्रपति का भी चुनाव करता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करता है, लोकसभा का भी करता है, विधानसभा का भी करता है। दिस इज द बेसिक पॉइंट। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है और राष्ट्रपति के पश्चात तुरंत पद पर बना रहता है। तो ये व्यवस्था क्या बनाता है? एकात्मक या संघात्मक? एकात्मक। सो दिस आर 12 फीचर्स विच आई पॉइंटेड आउट है कि जो भारत को क्या बना रहा है? एकात्मक राज्य। और इसके उधर 7 फीचर तो बताया, तो क्या बदला रहा है? संघीय। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? भारत अर्ध संघात्मक है, पूरी तरह संघात्मक नहीं है, पूरी तरह एकात्मक भी नहीं है, कि नहीं? दोनों का गुण इसमें है, समाहित। क्लियर? बड़ी यस सर। इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जो संघवाद का स्वरूप है उस पर मतलब क्या विचारकों का क्या कहना है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, ये जो है जो केसी वियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा है। इन्होंने क्या क्वाजी फेडरल कहा है कि भारतीय संविधान क्या है? क्वाजी फेडरल। समझ रहे? क्वाजी फेडरल उन्होंने कहा है। और क्या बोला है कि ये क्या है, मतलब देखिए अगर मान लिया जाए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक होता है मेन, मतलब कह सकते हो यूनिटरी, प्लस मतलब कह सकते हो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, फेडरल, या फेडरल लिख लेते हैं और या यूनिटरी लिख लेते हैं, फेडरल प्लस यूनिटरी, ठीक है? और इधर लिखते हैं यूनिटरी प्लस फेडरल। अब मेरे को बतलाओ, भारत ऐसा है या ऐसा है? नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2 सर। नंबर 2 है, वही ना है। मतलब एकात्मक विशेषता वाला, मतलब संघात्मक के बजाय क्या है, मतलब ये फेडरल फीचर बाद में है और यूनिटरी डोमिनेंट है, ये ना कहने का मतलब है। दूसरा वाला में क्या है, यूनिटरी फर्स्ट है और फेडरल बाद में। और दूसरे पहले वाला में क्या है, फेडरल आगे है और क्या है आपका यूनियन बाद में।
तो हर जैसे अमेरिका वगैरह को आप देख सकते हो, अमेरिका वगैरह उधर वाला में होगा, नंबर पहला वाला में, लेकिन भारत किधर है, नंबर 2 वाला में। समझ में आया आपको जो कहना चाह रहा था? हेलो, Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है। अच्छे, अच्छा, पॉल एपलबी क्या बोलते हैं? पॉल एच एपलबी तो कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। भारतीय प्रशासन क्या है, भारतीय प्रणाली क्या है, एक्सट्रीमली फेडरल है। खैर ये ज्यादा ही बोल गए हैं, वैसे उतना ज्यादा फेडरल भी नहीं है यहाँ, मतलब पता नहीं उनका क्या सोचने का तरीका था, समझ रहे? तो उन्होंने कह दिया कि भारतीय प्रशासन जो है, मतलब कह सकते हो भारतीय प्रणाली चरम रूप से संघीय। संभवतः ये बात जापाल भी आए होंगे 1954-55 में आए होंगे, समझ रहे हैं? तो 1954-55 में भारत उस समय आजादी हुआ था, ठीक है ना, भारत आजाद हुआ, क्लियर है, और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना शुरू ही किया था, शुरुआती था। तो शायद मेरे को लगता है या पलवी को लगता है कि चूंकि इंग्लैंड से भारत अलग होकर, मतलब स्वतंत्र होकर देश बना था, अलग स्वतंत्रता पाई थी, तो वो उम्मीद कर रहे हो कि भारत भी जैसा बनेगा, इंग्लैंड जैसा यूनिटरी स्टेट बनेगा। लेकिन चूंकि भूभाग और जनसंख्या के दृष्टि से भारत बहुत बड़ा था, इसलिए, और भारत सरकार अधिनियम 1935 इस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा चुका था, तो उस हिसाब को देखते हुए उनको लगा कि भारत जरूरत से ज्यादा संघीय बन गया है उस परिस्थिति के अनुसार, जैसे इसका बैकग्राउंड है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे? मतलब यस अपल भी ऐसा नहीं, अपल भी, हाँ उसी समय पॉल एच अपल भी 1954-55 में इंडिया आए थे, समझ रहे? अच्छा, पॉल एच अपल भी तो 2-3 चीज बहुत इंटरेस्टिंग बोला। एक चीज बोला कि भारत के संसद में पैसा लेकर लोग प्रश्न पूछते हैं, या बिजनेस घराने के हितों को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछते हैं, यह पल भी बोला था। औद्योगिक घराना के हितों को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछते हैं। ये जो अपलबी का भय था, अप्रीहेंशन था, आज के तारीख में वैलिड प्रतीत होता है। कोई उदाहरण बता Yes, सकते हैं sir. जैसे महुआ क्या वाला? मोइत्रा के केस में। महुआ मोइत्रा वाला केस में, है कि नहीं? Yes, sir. सीधे सीधे बेसिक में। अब ये देखिए, और उन्होंने बोला था, तीसरा उन्होंने बोला था सीएजी के बारे में बोला था कि सीएजी जो है ना, सीएजी जो है वर्चुअली डज नॉट नो ऑडिट। समझ रहे? सीएजी ऑडिट का, सीएजी को ऑडिट की जानकारी, प्रशासन की जानकारी नहीं होती है, और वह प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का काम करता है। भारत में संसद द्वारा सीएजी के रिपोर्ट को आवश्यकता से ज्यादा महत्व दिया जाता है, समझ रहे हैं? और इवन संसद पर उन्होंने बोला था कि भारतीय संसद पर उपनिवेशिक शासन का प्रभाव है। तो बहुत सारा चीज उन्होंने पॉइंट आउट किया था, समझ रहे हैं? पल्लवी ने, क्लियर है, कुछ तो सही है, कुछ बेबुनियाद भी है। एनीवे, उन्होंने तो सीएजी के पद को ही समाप्त करने के बाद बोला कि बेकार का पद है। समझ रहे कि नहीं समझ? सीधे सीधे बेसिक पॉइंट। अब जिसे देखते हैं, ये मॉरिस जोन्स क्या बोलता है, ये भारत क्या है, मोलजोल करने वाला संघ है, मोल भाव करने वाला, बार्गेनिंग, केंद्र और राज्य के बीच में बार्गेनिंग, जिसे आप देखते होंगे कि जो केंद्र और राज्य के बीच में हर 5 साल पर वित्त आयोग बनता है, और वित्त आयोग के द्वारा सिद्धांत निर्धारित होता है, जिसके तहत केंद्र और शुल्क से जो प्राप्ति होता है उसका विभाजन किया जाता है। तो क्या फिक्स रहता है? नहीं, बदलते रहता है कि नहीं? जैसे आप देखते हैं, एक आर्टिकल हुआ करता था 272, अब ये 272 से खत्म हो चुका है आज की तारीख में, समझ रहे हो? उसके जगह पर अल्टरनेटिव डेवल्यूशन ऑफ फंड किया गया, शुरू में 27% किया गया, अभी तो लगता है कि 43 से 42%, कितना परसेंट कर दिया है? वो पैसा जो अनिवार्य रूप से 42 से 43 कर दिया लगता है। इतना पैसा केंद्र का कुछ कर शुल्क प्राप्त होता है, 41.5% हिस्सा उसको क्या देता है, राज्यों के बीच अनिवार्य रूप से बांटना, समझ रहे? तो पहले मर्जी चलता था केंद्र का राज्यों के साथ, लेकिन अब बहुत हद तक मर्जी खत्म हो गया, तो मोल भाव हुआ, राज्य की स्थिति मजबूत हुई, राज्य में अलग अलग दलों की सरकार बनने लगी, तो बट नेचुरल है, मोल भाव तो होता ही है, समझ रहे? जैसे बार्गेनिंग फेडरल, क्लियर है? वैसा बार्गेनिंग फेडरल अमेरिका नजर नहीं आता होगा, लेकिन भारत में। अब यहाँ पर देखिए, आइवर जेनिंग्स क्या बोलता है? आइवर जेनिंग्स बोलता है इंडिया इज फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। ये भारत फेडरेशन है, लेकिन साथ में क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी,
मेरी बात समझ कि नहीं? मतलब सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? और उसके बाद ऑस्टिन क्या बोलता है? इंडिया इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर देखा जाए तो हर आर्टिकल में केंद्र और राज्य के बीच लड़ाई हो सकता है, लेकिन अगर सहयोग से लड़े तो ये सहकारी संघवाद है। हर आर्टिकल में सहयोग संभावना बनी हुई और हर आर्टिकल में विवाद है। अब आपको निर्भर करता है कि आप उसको क्या लेके चलते हैं, है कि नहीं? तो इसी संदर्भ में कहा गया ये सहकारिता के भावना पर हमारे संविधान निर्माता जो संविधान बना रहे हैं तो उन्होंने ध्यान में रखा होगा कि केंद्र और राज्य की जो सरकारें होगी दोनों बड़े उद्देश्य को लेकर काम करेंगे, सहयोग सहकार की भावना से काम करेंगे और शायद उसी लिए ऑस्टिन ने भारत को सहकारी संघवाद कहा। क्लियर है? अब यहाँ पर देख अम्बेडकर क्या बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर बोलते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली जो है समय और परिस्थिति दोनों के अनुसार क्या है, टाइम एंड फेडरल है और यूनिटरी है। या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर रहता होगा तो क्या होता होगा बदलाव, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रहता होगा बदलाव, जरा सकती हो? स्टैंडर्ड में सर एकात्मक हो जाएगा। नॉर्मल में एकात्मक और नॉर्मल स्टैंडर्ड में में फेडरल, क्या लगता है बतलाइए जरा सा? नॉर्मल में फेडरल सर लगता है। नॉर्मल में संघात्मक। हाँ वेरी। और ऐसे क्या होता है जब होता है स्टैंडर्ड में क्या होता है आपका यूनिटरी बन जाता है। जैसे अनुच्छेद 352 लग गया, अनुच्छेद 356 लग गया, तो क्या बनेगा? यूनिटरी होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज द Yes, बेसिक। sir. मतलब जितने भी बड़े बड़े भारत के मतलब विचारक है, स्टेट्समैन है, और भी जो लोग केंद्र राज्य संबंध को डिस्कस करते हैं, ये लोग भारत को किस तरह से डिफाइन किया है? उन्होंने भारत को डिफाइन किया है कि यह मतलब पूरी तरह यूनियन फेडरल नहीं है, ना पूरी तरह फेडरल है, ना पूरी तरह यूनिटरी है, बल्कि दोनों का गुण समावेशित है, दोनों का गुण इसमें है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर है? ठीक है। लेकिन इन जनरल जिसे आप देखते होंगे आमतौर पर आम धारणा लोगों को क्या लगता है इन जनरल, अगर राज्य की बात करें खासतौर पर, अगर विपक्षी दलों की सरकार है, मतलब दूसरे दल की सरकार जो केंद्र के सरकार से इतर है, तो उनका मानसिकता इन जनरल क्या होता है? जैसे पिछले दिनों ममता बनर्जी का जो रवैया रहता है बहुत हद तक जो है वो मान के चलते से भारत जो है सहकारी संघ मतलब क्या कहते हैं, मतलब का संघीय प्रणाली टाइप का ही, हमारे क्षेत्र से जो समुद्र गुजरेगा उस समुद्र में आप बिना मेरे अनुमति का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, कुछ क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू बहुत सारी सरकारें नहीं कर रही थी, है कि नहीं? सो दीज आर मतलब टकराव की स्थिति पिछले दिनों देखने को मिला बहुत सारे मुद्दे पे। और जम्मू कश्मीर में तो खैर लीगल बैरियर भी लगा हुआ था कि भारत सरकार के बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन खैर अब 370 खत्म हुआ तो बहुत सारे एक्ट और प्रोविजन वहां फिर भी समान रूप से लागू होने लगे, है कि नहीं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? चलिए Yes, sir. अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भारत का जो व्यवस्था है, समझ रहे कि नहीं, भारत का जो संघात्मक और एकात्मक ये जो व्यवस्था है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक नए मुद्दे को जन्म देता है। और वो मुद्दा क्या है बताया जाए? वो मुद्दा है केंद्र राज्य संबंध। समझ रहे? ये जो आप कह सकते हो जो यूनियन और फेडरल ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों मिलकर भारत में एक नए संबंध को, एक नए मुद्दे को जन्म दे रहा है। उसका नाम क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन। मैं कभी सोचता हूँ, आई डोंट हैव आइडिया, क्योंकि उतना डिटेल में अमेरिकी व्यवस्था को पढ़ने का मौका नहीं मिला मुझे, समझ रहे? लेकिन अगर आप लोग ने कोई आइडिया होगा तो क्या जिस प्रकार हमारे यहाँ केंद्र राज्य संबंध बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन माना जाता है, क्या वैसा ही रिलेशन अमेरिका ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा? No, sir. तो वहाँ तो क्यों? डायरेक्ट कंट्रोल है मतलब यूनिटरी का। नहीं मतलब हमें लगता है कि वहां पर इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता होगा। कारण क्या है, बहुत सारा चीज एकदम क्लियर कट डिफाइन है कि नहीं?
वहाँ चूंकि Yes, अपना उनकी sir. नागरिकता है, उनका अपना संविधान है, उनका अपना जुडिशरी है, तो बहुत अलग कुछ विषय है जैसे प्रतिरक्षा हुआ, करेंसी हुआ, फॉरेन रिलेशन हुआ, वो सब में प्रांतों का नहीं चलता है। वो सब विषय किसके हाथ में आते हैं? नेशनल सिक्योरिटी हुआ, डिफेंस हुआ, ये सब संघीय प्रणाली के अंदर आता है। प्रांतों के अपने सेना नहीं है। क्या इंग्लैंड में प्रांतों के, अमेरिका में प्रांतों का अपनी सेना भी है ना? अपना सेना होना नहीं है। अपना करेंसी है? करेंसी भी नहीं, समझ रहे? केवल मतलब उनका शासन है। कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रहता है कि शायद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो हुआ था, जिसमें अकाली दल के लोग जो थे भारत सरकार को एक ज्ञापन दिए थे, उसमें कहा था कि जो 4-5 विषय आप अपने पास रखो, लेख प्रतिरक्षा अपने पास रखो, विदेश अपने पास रखो, करेंसी अपने पास रखो, समझ रहे, और 2-4 और, ये संचार अपने पास रखो, और बाकी सब हम लोग को दे दो। समझ के नहीं समझ रहे? उन्होंने ऐसा कहा था, समझ रहे हैं? सो दिस द बेसिक पॉइंट टू सेंटर और स्टेट रिलेशन का बुनियाद क्या है? जो केंद्र और राज्य के बीच जो ये भारत का संघीय प्रणाली का स्वरूप, संघीय प्रणाली कुछ ऐसा है जिसको न पूरी तरह संघात्मक कर सकते हैं, न पूरी तरह एकात्मक कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं? अर्ध संघीय कहते हैं। और इसने एक चीज को जन्म दिया है, उस चीज का नाम है केंद्र राज्य संबंध, जिसका भारतीय संविधान के भाग में, कितने भाग में, उसका बड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। भाग 11 में, भाग 11 में इसका बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है कि? फिर आप देखते हो भाग 11 में देखते हो कौन सा आर्टिकल के बीच 245 से 263 के बीच किया गया है, समझ रहे हैं? और आप देखते हो दोनों के बीच में, मतलब इसमें चैप्टर होगा, भाग 11 में है आपका, एक में है वित्तीय विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध है, और भाग 12 में क्या है? भाग 12 में वित्तीय संबंध है। समझ, इसका किससे किया गया है? 264 से 293 के बीच में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसमें वित्तीय संबंध का उल्लेख है। तो भाग 11 में क्या है? केवल इसे आपसे कोई पूछता हो, कभी इंटरव्यू में आपको उलझाने के लिए कोई पूछते, तो जरा आप ध्यान रखिएगा कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध का जो उल्लेख है, उसके 3 डायमेंशन है, एक विधायी, एक प्रशासनिक, एक वित्तीय। तो जहां तक विधायी और प्रशासनिक संबंध का सवाल है, वह भाग 11 में है, और जहां तक वित्तीय संबंध का सवाल है, वह भाग 12 में है। समझ रहे हैं? 245 से शुरू होता है, 245 से शुरू होता है आपका 255 तक। वो क्या है आपका? केंद्र राज्य संबंध का विधायी संबंध है, और उधर पे क्या हो जाता है? प्रशासनिक संबंध हो जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपको ध्यान रखना होगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? तो विगत वर्षों में फाइनेंशियल रिलेशन बहुत बदला है, खासतौर पर जीएसटी के आगमन से, समझ रहे हैं? उसके बाद आपको जो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट ऑफ फंड का व्यवस्था जो किया गया, उससे, समझ रहे हैं, ये बहुत व्यापक तौर पर बदला है। इनमें आप देखो, जो पंचायती राज नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इससे भी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध क्या हुए? व्यापक तौर से प्रभावित हुए। तो ये केंद्र राज्य संबंध के 3 डायमेंशन हुआ, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। समझ रहे? तो ये जो है तीनों डायमेंशन में वित्तीय डायमेंशन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, वित्तीय संबंध सबसे ज्यादा समझ प्रॉब्लम है, और बहुत सारा इवॉल्विंग है हमेशा। आप देखिए केंद्र राज्य के बीच में विवाद का ज्यादा लड़ाई किस पर होता है? पर ज्यादा आज के तारीख में हो रहा है, वित्तीय संबंध पर ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा कौड़ी पर ही सब कुछ निर्भर करता है। होता है कि नहीं होता है? देखिए आने वाले दिनों में भी वित्तीय संबंध बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ रहे हैं? और अभी भी बेहतर इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखिए अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में किसका रिलेशन है? लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध। विधायी संबंध का मतलब क्या हुआ? विधि निर्माण का जो अधिकार है उसके संबंध में है ये, कि केंद्र को किस किस विषय पर विधि बनाने का अधिकार होगा, राज्य को किस किस चीजों का विधायी अधिकार होगा, वगैरह वगैरह। इसका उल्लेख किसमें किया? 245 से 255 के बीच में किया गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। 245 से 255 के बीच में है।
क्लियर है। फिर आप देखते हो कि मतलब केंद्र का भी विधायी अधिकार है और प्रांत का ये विधायी अधिकार है, तो दोनों का विधायी अधिकार क्या है, फिक्स किया गया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब क्या होता है, मतलब के संसद को विधि केंद्र का विधायी अधिकार का मतलब भूमिका अधिकार प्राप्त है, और राज्य विधायिका को राज्य के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार है कि नहीं। और आप देखते हो जो कि संसद जो विधि बनाती है वह विधि कहाँ पर लागू होता है, पूरे भारत में लागू होता है, और भारत के बाहर भी लागू होता है कि नहीं होता है। और राज्य विधि बनाती है वह कहाँ लागू होता है बताया जाए, वह लागू होता है केवल राज्य के दायरे में या राज्य के अंदर किसी भाग में या पूरे राज्य के भाग में। और केंद्र द्वारा बनाया गया जो संसद द्वारा बनाया गया विधि होता है वह क्या होता है, पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लागू होते हैं, भारत के बाहर रहने वाले लोगों पर लागू होते हैं, भारत के बाहर संपत्ति उस पर भी लागू होते हैं। और केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का भी उल्लेख किया गया है और शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। और अनुसूची 7 में, शेड्यूल 7 में क्या है आपका, शेड्यूल 7 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को बांटा गया है और 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट कौन कौन है आप देखते हो, केंद्रीय सूची, समझ रहे हैं, संघीय सूची इसको कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितना है, 97 विषय है, समझ रहे। अगर देखा जाए समझ तो क्या है भाई दूर आपका 100 है, समझ रहे। अब 98 एंट्री एज, समझ रहे, मतलब अभी देखा जाए तो टोटल एंट्री कितना है 98 है। नाउ 98 एज एंट्री 92 और 92 सी इज रिमूव। अगर आप देखोगे ना आपका कौन, अगर लक्ष्मीकांत किताब पढ़ोगे तो उस किताब में पीछे जो एनेक्सर रहता है उसमें आप देखोगे कि सेंटर और लिस्ट का पूरा लिस्ट दिखा हुआ है कि जैसे यूनियन लिस्ट 1 में कौन है, 2 में कौन है, 3 में कौन है। तो अगर पूरा गिनते जाओगे तो 97 तक आएगा। लेकिन आप देखते हो बीच बीच में जोड़ घटाव होते रहता है, तो जोड़ घटाव कुछ जोड़ा कुछ हटा, तो जोड़ने घटाने के बाद अल्टीमेटली कितना ही बच गया, 98 है, क्योंकि एंट्री 92 और 92 7 जो टीसी जो है तो वो हटा दिया गया। क्लियर है, याद रहेगा। हेलो। और संघ सूची में कितना है, पहले जो था आपका मतलब कह सकते हो 66 था और अब कितना हो गया है, 61 हो गया, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन से 5 सब्जेक्ट यहाँ से घसक के किधर आ गया, इधर आ गया। तो समवर्ती सूची में पहले होता था 47, अब बढ़कर कितना हो गया है आपका, हो रहे हैं आपका 152 है। क्लियर है। तो जो ब्रैकेट है मैंने लिखा एक्चुअल लिखा है, और जो इधर लिखा है वह नंबर लिखा है। तो संघीय सूची में 97 तक है, राज्य वाले में 66। अगर राज्य वाला लिस्ट देखिएगा तो उसमें 66 तक आपको मिलेगा, 66 में कुछ होगा, लेकिन अब वो अब उसमें है नहीं, वहां से वो जा चुका है और किधर जुड़ गया है कि समवर्ती सूची में आके जुड़ गया। समझ रहे कि नहीं, इसमें 47 पर आके खत्म हो जाएगा, समझ इस तरह से देखिए। लेकिन एक्चुअल कितना, 52। क्लियर है। और अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको है, अवशिष्ट विषय संसद को विधि बनाने का अधिकार है। जो बचा खुचा किसी लिस्ट में नहीं आता है तो उस पर विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया। ठीक है। अब आप देखो कि वर्चुअली क्या है कि संसद का बहुत सारे राज्य सूची के विषय पर भी विधि बनाने का अधिकार है। मतलब पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट ऑन वेरियस, मतलब थ्रू वेरियस प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 249, 250, 252, 253, 356। राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची के विषय पर संसद विधि बना सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्य, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये 250 में क्या होता है, जब राष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लगा होता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो उस परिस्थिति में क्या होता है आपका राज्य सूची के विषय पर मतलब विधि बनाने का अधिकार होता है, समझ रहे हैं। फिर आप देखते हैं 252, 2 से अधिक राज्य अगर संयुक्त रूप से प्रस्ताव पारित कर दे अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में भी संसद को विधि बनाने का अधिकार होता है राज्य सूची के विषय पर। 356 यानी जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय भी राज्य के सूची के विषय पर आपको संसद को विधि बनाने का अधिकार मिल जाता है।
क्लियर है आपको? 249, 250, 252, 253 सब याद रखिएगा। 249 क्या हुआ? जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। 250 कब हुआ? जब देश में 352 लगा हो। 252 कब हुआ? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधायिका संयुक्त रूप से प्रस्ताव। 253 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य हमारे संधि समझौता को लागू करने के लिए। और 356 आपको जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता, राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखते हो 300, 200, 201, 307 ये सब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 200 और 200 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह जो होता है राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकता है? विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। होता है कि नहीं होता है? हमारे 200 और 200 भी पिछले दिनों 2 राज्य के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बड़ा टिप्पणी किया था, है कि नहीं? अभी आप देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट 200 और 201 आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? 307 क्या हुआ? अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक यदि राज्य विधायिका पारित करना चाहती है तो उसे संसद से अनुमति लेना पड़ेगा। 360 क्या हुआ? 360 हुआ जिसमें देश में वित्तीय आपात लगा हो तो उस संदर्भ में भी राज्य के विधायी मामले पर केंद्र का नियंत्रण स्टैब्लिश जाता है। तो ये केंद्र द्वारा राज्य पर विधि बनाने का मतलब विधायी मामले पर हस्तक्षेप का प्रोविजन है। यानी अगर देखा जाए तो सामान्य परिस्थिति में संसद जो है राज्य सूची के संघ सूची के विषय पर विधि बनाती है और राज्य सूची के विषय पर राज्य विधायिका विधि बनाती है। और समवर्ती सूची पर संसद और विधायिका राज्य विधायिका दोनों को विधि बनाने का अधिकार है कि नहीं? लेकिन टकराव की स्थिति में क्या होगा? संसद द्वारा बनाया गया विधि राज्य की बनाई गई विधि पर हावी होगा। लेकिन अगर राज्य ने विधि बनाने के पहले केंद्र से अनुमति ले रखा है तो उस परिस्थिति में टकराव होता है, राज्य की विधि को प्रमुखता मिलेगी। अदरवाइज समान परिस्थिति में अगर एक विषय पर संसद ने विधि बना दी, राज्य ने विधि बनाई तो संसद का विधि उस पर डोमिनेट रहेगा। इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। क्लियर है? तो 250, 200, 201 के तहत क्या हुआ? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। समझ रहे हैं? 307 के तहत क्या हुआ? अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता निर्बाध मतलब चलन को प्रभावित करने वाला विधेयक कोई भी राज्य विधायिका अगर चाहती है तो पहले उसको केंद्र से अनुमति लेना होगा। और 360 में क्या हुआ? देश में वित्तीय आपात लगा हो। क्लियर है? ठीक है? यस सर। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो है आपका केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध विधायी संबंध में मेन फर्क क्या हुआ? तो विधायी संबंध हुआ विधि बनाने का और प्रशासनिक संबंध हुआ विधि को लागू करने संबंधी हुआ, कार्यकारी अधिकार के संबंध में हुआ। ऐसे अनुच्छेद 255, 256 से 263 इससे डील करता है। भाग 12, भाग 11 में ना होगा, भाग 11 हो गया। समझ रहे? भाग 11 ये हो गया। इसमें 256 से 263 हो गया। समझ रहे हैं? और इसमें केंद्र कार्यकारी अधिकारों का विभाजन किया गया। समझ रहे हैं? दोनों के बीच में। समझ रहे हैं सर? और 200 और क्या गया है? केंद्र और राज्यों का दायित्व सुनिश्चित किया गया है कि केंद्र का दायित्व क्या होगा, राज्य का दायित्व क्या होगा कार्यकारी अधिकारों के कर्तव्य निर्वहन के संदर्भ में। समझ रहे हैं? 256 में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 256 में बतलाया गया है कि मतलब राज्य यह सुनिश्चित करे कि जो केंद्र के जो विधि है उसके क्रियान्वयन में पालन में कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। मेरी बात समझ रहे? समझ रहे? कोई कठिनाई उत्पन्न न हो ये सुनिश्चित करने का अधिकार के मतलब केंद्र को उस मामले निर्देश देने का भी अधिकार है। 257 में क्या है कि राज्य कोई बाधा उत्पन्न न करे, केंद्रीय विधान को लागू करने के संदर्भ में राज्य कोई बाधा उत्पन्न न करे और संदर्भ में भी केंद्र को विधि बनाने का निर्देश देने का अधिकार है। 258 के तहत क्या है? केंद्र जो है अपना कोई काम क्रियान्वयन के लिए राज्यों को सौंप सकती है।
या वाइस वर्सा भी हो सकता है। राज्य अपना काम केंद्र को सौंप, तो दायित्व का पारस्परिक प्रत्यायोजन है, यानी केंद्र अपना काम राज्य को और राज्य अपना काम केंद्र को दे सकती है। अनुच्छेद 258 के तहत होता है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। डेलीगेशन में क्या होता है? अधिकार देना, प्रत्यायोजन करना, ये काम मेरा आप कर दो। अब इसे देखते हो गए, सेंसस जो होता है केंद्र सरकार का होता है, जनगणना, लेकिन जब जनगणना होता है तो राज्य के अधिकारी उसमें काम करते हैं। चुनाव होता है, आप देखते हो राज्य के कर्मचारी लोग चुनाव वाला काम करते हैं, है कि नहीं? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो ये अपना अपना काम एक दूसरे को सौंपते रहते हैं। दिस इज नॉट द इश्यू। समझ रहे हैं? तो कार्यकारी अधिकार का मतलब क्या हुआ? मतलब संसद ने जितना विधि बनाया उस पर किसका कार्यकारी अधिकार होगा? केंद्र सरकार का। और राज्य विधायिका ने जो विधि बनाया उस पर किसका कार्यकारी अधिकार होगा? केंद्र राज्य का, राज्य सरकार का। और अगर टकराव की स्थिति होगी, ये उसी के संदर्भ में अनुच्छेद 256, 257, 258 बनाया गया है। तो 256 क्या कहता है? राज्य सुनिश्चित करे कि केंद्र के बनाए गए विधि के क्रियान्वयन में कोई बाधा उत्पन्न या मतलब अनुपालन सुनिश्चित से हो, और 257 में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और 258 में कोई कार्य उसको सौंप सकती है केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे को। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, कई दफा आप देखते हो, जैसे देखते हो कि अनुच्छेद 355, 356, 365, मतलब 365 के तहत भी और 355 के तहत भी, ये दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं 356 का। 356 मतलब होता है जिसमें किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो 300 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन दो परिस्थिति में लग सकता है। तो पहला यह है कि अगर राज्य का शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल रहा, अनुच्छेद 253 के अनुसार, 355, अगर राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा हो और केंद्र उसमें सहयोग करता है, इसके बावजूद भी अगर नहीं चल पा रहा हो, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 365 में क्या होता है? अगर केंद्र जो है राज्य को कोई आदेश देती है या कोई दायित्व देती है, इसका निर्वहन करने में राज्य विफल रहती है, तो उस परिस्थिति में भी माना यही जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। समझ में आया? बहुत बारीक चीज बताया आपको। 365 और 355, 365 और 355 दोनों मिलकर किसका पृष्ठभूमि बना रहा है? 356 का। 365 हुआ मतलब केंद्रीय आदेशों का अनुपालन करने में विफलता, और 355 में राज्य के संवैधानिक तंत्र का विफल होने का, समझ रहे? संविधान के अनुसार न चल पाने की मतलब दिक्कत, समस्या। समझ में आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों परिस्थिति में राज्य में 356 लगेगा और शासन केंद्र के हाथ में चल जाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखते हैं और भी इसमें बहुत सारा चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए, ये जो है 200x मतलब केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक मामलों में, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब संबंध कैसे है प्रशासनिक संबंधों में, इस तरह कॉपरेशन है। जैसे 261 के तहत क्या है? दोनों एक दूसरे के विधान को क्या करते हैं? मान्यता देते हैं। बिहार का सर्टिफिकेट को केंद्र मानेगी और केंद्र के सर्टिफिकेट को राज्य मानेगी। ये किसके तहत होता है? 261 के तहत होता है। हमारे के नहीं 262 में क्या होगा? अंतरराज्यीय नदी जल आर्बिट्रेशन, एजुकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। केंद्र और राज्य के बीच, बहुत सारे राज्यों के बीच से जो नदी गुजरती है उसके जल बंटवारा को लेकर हमेशा लड़ाई होते रहता है। आप देखते हो अक्सर। तो संसद को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है? कोई न्यायाधिकरण का स्थापना कर सकता है जो इन दोनों के बीच के या जो भी संबद्ध पार्टी है उनके बीच के जल के बीच विवाद का निपटारा कर सके। 263 में क्या है भाई देवे? मतलब अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई है, जो मतलब यूनियन मतलब कह सकते हैं गुजराल के समय 1992 में वर्चुअली अस्तित्व में इंटर स्टेट काउंसिल बना। प्रोविजन तो बहुत पहले था लेकिन बना है 1992 में। क्लियर है? अनुच्छेद जिस राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वगैरह सम्मिलित होते हैं और केंद्र और राज्य के बीच
मतलब राज्यों के बीच एक बहुत बड़ा फोरम है जो आपसी संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। 352 आपको मतलब अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है कि राज्यसभा के पहल पर लोकसभा बनाती है। राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा उसको मतलब संसद बनाएगी, लोकसभा नहीं संसद या पार्लियामेंट बोल सकते हैं। ये बहुत वैसे कई दफा प्रीलिम का क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा या संसद? अगर संसद होगा, अखिल भारतीय सेवा का निर्माण संसद करती है, लेकिन पहल किसको करना होगा, राज्यसभा को करना होगा। फिर 315 में क्या होता है, लोक सेवा आयोग है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब का किससे ताल्लुकात है, अनुच्छेद 315 से। फिर एकीकृत न्यायपालिका है, इसमें शीर्ष पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बीच में कौन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इस तरह की व्यवस्था। फिर आपातकाल का प्रावधान मैंने आपको बताया, 3 प्रकार का आपात है, 352, 356 और 360। इसको आपने देखा होगा, अभी थोड़ा देर पहले इस पर डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे हैं। और फिर क्या है मतलब ये, और ये बहुत सारे अनुच्छेद 355 जो मैं अभी आपको थोड़ा देर पहले बता रहा था, इसके तहत है कि अगर राज्य में शासन ठीक से नहीं चल रहा तो केंद्र का दायित्व है कि सबसे पहले उसको हेल्प करे, इसके बावजूद भी अगर ना सुधरे तभी 356 लगा। फिर राज्यपाल का पद देखते हैं, राज्यपाल जो होता है वह वर्चुअली क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, हमारे की नहीं, राष्ट्रपति के पर जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक पद बना रहेगा, हमारे की नहीं समझ रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है कि ये राज्यपाल का पद, ये राज्य के संवैधानिक पदों को हटाया जाना, राज्य के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, समझ पोस्ट जिसको केंद्र राज्य अपॉइंट जरूर करती है लेकिन हटा नहीं सकती है। जैसे सपोज कीजिए राज्य के लोक सेवा आयोग में उसके चेयरमैन और अध्यक्ष हुए, उनको चाहे सदस्य और अध्यक्ष उनको राज्य नियुक्त जरूर करती है, हटा नहीं सकती है। उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग का होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का भी होगा। तो इस तरह से व्यवस्था किया गया है ताकि कंट्रोल मतलब दलगत राजनीति हावी ना होने, ये सबको ध्यान में रख के किया गया। और फिर आप देखते हो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावे भी चीज है जो केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों को मैनेज करता है, जैसे नीति आयोग हो गया, जोनल काउंसिल हो गया वगैरह वगैरह, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, ये सब नीति आयोग तो बहुत अभी इम्पोर्टेंट हो गया है और बहुत बड़ा फोरम हो गया। नीति आयोग का कारण बहुत सारे चीजें जो मतलब देखने को पहले मिलता था अब खत्म हो गया। तो केंद्र राज्य के बीच में पहले जैसा लड़ाई नहीं है। कारण क्या है, ये नीति आयोग के जो जनरल बॉडी उसमें मुख्यमंत्री, जितने मुख्यमंत्री सब शामिल, हमारे क्या समझ रहे थे, इसलिए अब जैसे योजना आयोग में व्यवस्था नहीं थी लेकिन नीति आयोग में व्यवस्था कर दी गई। नीति योजना आयोग में व्यवस्था नहीं थी इसलिए उसके भरपाई करने के लिए एनडीसी की स्थापना की गई थी, लेकिन आज नीति आयोग के आगमन से योजना आयोग, नीति, एनडीसी सब बेफ्री हो गया। जोनल काउंसिल और फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन करता है इम्पोर्टेंस रहेगा रहेगा, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह भी बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन कमजोर पड़ गया। नीति आयोग का सबसे बड़ा, और अभी तक देखते जीएसटी काउंसिल बन गया, तो जीएसटी काउंसिल से फाइनेंस के बीच में केंद्र राज्य के संबंध, वित्तीय संबंध व्यापक रूप में क्या हुआ, प्रभावित हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भी आप देख रहे हो, क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो नीति आयोग और उसके बाद क्या हुआ, क्षेत्रीय परिषद हो गया। हाँ बोलिए सर, जोनल काउंसिल मतलब क्या हुआ, क्या? से आप देखिए जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था ना 1956 में, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रावधान के तहत भारत में मतलब जैसे विभिन्न भागों में भारत को बांट दिया गया और क्षेत्रीय परिषद बना दिया गया। जो केंद्र के जो राज्य मंत्री गृह मंत्री होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं, और जो राज्य के मुख्यमंत्री उसके डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और ये घूमते रहता है, जैसे ईस्ट काउंसिल हो गया, नॉर्थ काउंसिल हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हो गया, वेस्ट काउंसिल हो गया, समझ रहे हैं। तो वो है कि जितने संबद्ध राज्य हैं उनके बीच में प्रशासनिक संबंध और भी जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनका निपटारा किया जा सके, इसी के लिए जोनल काउंसिल बनाया गया।
मुझे लगता है जनरल काउंसिल का मीटिंग भी हो रहा था, जिसमें नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। 3-4 दिन पहले पेपर नहीं लग रहे थे, जिसमें नीतीश कुमार और अमित शाह सामने आमने नजर आ रहे थे। वही भी जनरल काउंसिल का मीटिंग होगा, उसी में गए हुए हैं गृह मंत्री जी को, उसका चेयर रहता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब जरा देखते हैं थोड़ा सा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे खतरनाक है। तो ओवर नहीं ना हो रहा है मैडम? No, ओवर sir. क्या नॉलेज? No, sir. अच्छा ठीक है, हमको लगा इतना बाउंसर एक साथ आ रहा है, इतना कि आप कितना 21 दिन में पढ़ा दिए है क्या? थोड़ा टाइम भी तो रहना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन कल मैं नहीं मिलूंगा, कल मेरे को जाना है, कुछ कुछ मार्केट में कुछ काम है, कल दोपहर में ही जाना है। अगर आप लोग दिन में बोलो तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन शाम में तो मैं, अगर 12 बजे आप लोग फ्री हो तो बोलो, यार सुबह में सर कर तो मैं दीजिए कल शाम में तो सवेरे तो नहीं होगा प्रोजेक्ट। हम तो 12:30-1 बजे पूजा करके निकलते हैं। 12 बजे सर। कोशिश करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे को लेट हो जाता है ना। ठीक। Okay, sir. कोई अगर मैं बात नहीं, 12 आप बजे आज ही फ्री हो गया पढ़ा तो क्लास दीजिए आप। करूंगा, नहीं तो नहीं। फिर मेरे को कहीं जाना है, कल 2-3 काम है। और एक बार बताया ना, मेरे को जाना है इलाहाबाद या बनारस जाना है, थोड़ा बचवा क्या होता है कॉन्वोकेशन, तो उसी सिलसिले में जाना है। ठीक है, तब वित्तीय संबंध का भाग 12 में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद कितना है बदलाव? 264 से 293। क्लियर है? इसमें जिस प्रकार केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है ना, उसका आवंटन भी उसी प्रकार कर रोपण का अधिकार भी दिया गया है। केंद्र को 15 सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें केंद्र को भी कर लगाने का अधिकार है, और राज्य को कितना दिया गया है? 20 विषय दिया गया है। जैसे आयकर, आयकर क्या होता है? केंद्रीय में आता है कि नहीं आयकर? निगम कर, ये सब। और इसमें क्या नहीं आएगा? बिक्री कर वगैरह जो आ जाएगा आपका, मतलब स्थानीय शुल्क वगैरह इसमें आ जाता है। स्थानीय का लोकल टैक्स वगैरह किसमें आएगा? चुंगी वगैरह आपका प्रांतीय सूची में आ जाता है। क्लियर है? तो आयकर वगैरह जो होता है, वाहन कर किसमें आएगा? बतलाओ, इसमें आएगा किसमें आएगा? वाहन समवर्ती सूची में आएगा। नहीं, राज्य सूची में आता है, समवर्ती सूची में नहीं आता है। मनोरंजन कर राज्य सूची में आएगा। देखना ना, 20 सब्जेक्ट है, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। केंद्र को 15 सब्जेक्ट है, राज्य को 20 सब्जेक्ट है। इसके बावजूद राज्य का हालत खराब रहता है, क्योंकि जो उसका स्रोत है उससे पैसा आ नहीं पाता है। और केंद्र के पास जो विषय है बड़ा दमदार है, उससे पैसा आ जाता है। 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर दोनों को विधि बनाने का अधिकार है। जैसे जीएसटी ले सकते हो, सर्विस टैक्स ले सकते हो, इस सब पर दोनों को अधिकार है। समझ रहे हैं? इस तरह से सर्विस टैक्स वगैरह, समझ रहे हैं? और ये जो अवशिष्ट विषय पर किसको दिया गया अधिकार? संसद को। अवशिष्ट विषय मतलब जिसका कोई अता पता ना हो, उसको किसको दे दिया गया है? आपको संसद को दे दिया गया विधि बनाने का, कर लगाने का अधिकार। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, इस केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध 3 संविधान संशोधन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। 80वां संविधान संशोधन, फिर आपका 88वां संविधान संशोधन, और 101वां संविधान संशोधन, तीनों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। क्लियर है? जैसे आप देख रहे 80वां संविधान संशोधन से क्या किया गया? अनुच्छेद 272 या 273 से 272 ही था, उसे समाप्त कर दिया गया। जिसमें पहले प्रोविजन था कि केंद्र राज्य को पैसा दे सकती है, उसकी इच्छा पर है। अभी दे नहीं सकते, आपको देना ही देना है, और उसको घटका कर कितना कर दिया गया? मतलब 29% करने के लिए प्रोविजन किया गया। समझ रहे? और उसके बाद बढ़ाते आते 43% कर दिया गया। ये लगता है जम्मू कश्मीर जो है अलग राज्य बन गया, पर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो 12% घटा दिया गया, तो लगता है 41.5% था। पता नहीं, अभी तो 15वां वेतन की स्थापना कर दी गई था। हेलो, Yes, sir. स्थापना शायद हो गई है अभी। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो 88वां संविधान संशोधन से क्या हुआ? सर्विस टैक्स जोड़ा गया। सर्विस टैक्स जो है ना, केंद्र और राज्य दोनों को सर्विस टैक्स देने का अधिकार है, लेने का अधिकार, लेकिन सर्विस टैक्स का निर्धारण केंद्र करती है।
फिर 101वां संविधान संशोधन जो अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ इस मामले में फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको जीएसटी कहते हैं, वस्तु और सेवा कर, जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, है कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये इसके तीनों का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल बना, सब आर्टिकल 279A के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जीएसटी काउंसिल में होता क्या है, केंद्र के वित्त मंत्री और राज्य के वित्त मंत्री दोनों सम्मिलित होते हैं और हमेशा रेगुलर विजिट में बैठक करते हैं और बहुत सारी चीजों पर वर्कआउट करते हैं। जीएसटी के आगमन से हुआ क्या है कि जो टैक्स जो ये होगी मैकेनिज्म और ट्रांसपेरेंट हुआ, इफेक्टिव हुआ, यूनिफॉर्म हुआ और चोरी चमारी का चांसेस बहुत कम हो गया। लेकिन आज के तारीख में देखते हैं, इसीलिए देख रहे हो कि सरकार जैसे दबाव में बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि उसके पास पैसा कलेक्शन टैक्स से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हर बार देखते होगे जीएसटी कलेक्शन जो है पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा ही आते रहता है। कारण क्या है कि बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म बन गया। समझ रहे हैं? तो जीएसटी सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, जैसे आप मतलब जैसे पहले एक्साइज एंड कस्टम था ना, एक्साइज अब जीएसटी कहलाता है। समझ रहे हैं? और स्टेट वाला तो पहले भी है, इंटीग्रेटेड जो कॉमन दोनों में, दिस द बेसिक पॉइंट। उसके अलावा 268, 268A ऐसा बहुत सारा है जो केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए 268 में क्या है, 268A में क्या है, 269 में क्या है, 270 में क्या है, कुछ आइडिया है आपको? मतलब इसमें 268 में यहाँ पर तीन चीज को देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब कह सकते हैं लेवी, दूसरा कह सकते हैं कलेक्शन, और तीसरा कह सकते हैं अप्रोप्रिएशन। लेवी का मतलब हो गया, लेवी तो LAVY ना होगा जी, लेवी। हाँ, चलो निर्धारण हुआ, चलो संज्ञान हुआ, ऐसे विनियोजन हुआ, मतलब इस्तेमाल करना जिसको कहते हैं। मेरे पास है, जैसे इसके पहले वाला जो आपको बता रहे थे यहाँ पे, इधर आइए, पिछले वाला में आ जाइए, ये जो भी आपको बता रहे थे ये, तो जो 15 विषय जो दिया गया है, क्लियर है ना? केंद्र को 15 विषय दिया गया है, राज्य को 12 विषय दिया गया है, 20 विषय दिया गया है। तो इसमें एल मतलब लेवी, कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन, तीनों का। अप्रोप्रिएशन इसका तो लेवी का अधिकार तो बिल्कुल होगा केंद्र के पास, कलेक्शन का अधिकार भी केंद्र के पास है, अप्रोप्रिएशन का अधिकार होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, देखा जाएगा। इसमें देखोगे, इसमें इनको लेवी का अधिकार है, समझ रहे हैं, कलेक्शन का भी अधिकार है और अप्रोप्रिएशन का भी अधिकार है। समझ रहे हैं? इसमें दोनों को है कि लेवी का अधिकार तो हर परिस्थिति में केंद्र के पास ही रहता है। समझ रहे हैं? कलेक्शन का अधिकार जो है और अप्रोप्रिएशन का अधिकार जो है वो इधर उधर हो सकता है। इस सर्विस टैक्स में क्या होता है, लेवी करती है केंद्र सरकार, समझ रहे हैं, कलेक्शन के केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों करती है और अप्रोप्रिएशन उसी हिसाब से करती है। समझ रहे हैं? इसमें होता है कि लेवी भी केंद्र सरकार, कलेक्शन भी केंद्र सरकार, लेवी भी राज्य सरकार, कलेक्शन भी राज्य सरकार। इसमें मैंने इसको छोड़ क्यों दिया अप्रोप्रिएशन, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा केंद्र अपने नहीं कर पाती है, कुछ राज्यों को भी देना होता है। इससे भी आपको थोड़ी देर पहले नहीं बता रहे थे कि 29% पैसा आपको अनिवार्य रूप से देना होगा, जो बढ़कर 43% हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ रहे? राज्य से पैसा केंद्र में शायद ही आता होगा, लेकिन केंद्र का पैसा राज्य में निश्चित रूप से जाता है। समझ रहे हैं? दिस इज द बेसिक पॉइंट। जैसे 20 लिस्ट से जो केंद्र राज्य पैसा संग्रह करती है उसका जनरली अपने इस्तेमाल करती है, लेकिन केंद्र जो पैसा संग्रह करती है वो राज्यों को भी देती है हमारे इस्तेमाल करने के लिए। क्लियर है? हेलो,
लेवी मतलब क्या Yes, हुआ, sir. कर का निर्धारण करना। कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, उसका संग्रह Tax करना। collect और करना. अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, उसका इस्तेमाल करना। क्लियर है। तो मैं 15 सब्जेक्ट बतलाया, इसमें संघ सूची में आता, उसमें कलेक्ट लेवी करने का अधिकार और कलेक्शन करने का अधिकार किसको है, केंद्र को है। केंद्र सर। और अप्रोप्रिएशन केंद्र और राज्य दोनों करेंगे। आज सूची का 20 सब्जेक्ट बताया, जिसमें लेवी करने का अधिकार केंद्र को, राज्य को, कलेक्शन करने का अधिकार भी राज्य को, और अप्रोप्रिएशन करने का अधिकार भी राज्य को। 20 सब्जेक्ट बताया, तो 3 सब्जेक्ट समवर्ती, उसमें लेवी का अधिकार केंद्र को, कलेक्शन का अधिकार केंद्र राज्य दोनों को, और अप्रोप्रिएशन का उसी का बन उसी हिसाब से। अवशेष विषय में क्या होगा, केंद्र निर्धारित करेगी, कलेक्शन भी, अवशिष्ट में तीनों केंद्र के पास ही होता है। केंद्रीय अवशेष निर्धारण भी करेगी, संग्रह भी करेगी और इस्तेमाल भी अपना करेगी। इससे बहुत सारा सरचार्ज वगैरह लगाती है ना, कभी कभी सेस वगैरह एजुकेशन से वगैरह वगैरह, किसी खास प्रयोजन के लिए, किसी खास काम के लिए, उस तरह से हो गया। बेसिक पॉइंट। जैसे जीएसटी कौन निर्धारित करती है, बताइए। केंद्र सरकार निर्धारित कर रखी है, राज्य निर्धारित करती है। लेवी कौन कर रखा है, केंद्र सरकार। जब बनाया गया कि 18%, 12%, 3%, 5% बना हुआ है कि नहीं, जो बना हुआ है, जो स्लैब बना हुआ है, वो Yes, केंद्र sir. सरकार ने बना रखा है। और उसी हिसाब से राज्य को भी काम करना है, केंद्र को भी काम करना। क्लियर। सो दिस द बेसिक पॉइंट। यहाँ पर जो है आपको डिस्कस करते हैं, इसको जरा देखिए। 268 ए में क्या है, 268 ए में बहुत सारा कर ऐसा होता है, मतलब जिसमें देयर आर फ्यू टैक्सेस, सम टैक्सेस, कुछ टैक्सेस है। एल बाय यूनियन, सेंटर, यूनियन लिख दे रहे हैं, एल बाय यूनियन, ठीक है। एंड कलेक्शन अप्रोप्रिएशन बाय स्टेट। ये समझ में आया आपको। Yes, sir. कुछ टैक्स, जैसे स्टैम्प ड्यूटी होता है। स्टैम्प ड्यूटी देखते हो, जो आप गाड़ी खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी जो लगता है, उसका निर्धारण केंद्र करती है, लेकिन संग्रह और उसका विनियोजन राज्य करती है। 269 में क्या था, कुछ ऐसे टैक्स का टैक्स, सम टैक्सेज है, समझ रहे हैं, सम टैक्सेस लेवी एंड कलेक्शन दो बाय यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट। इसमें क्या होता है, बता सकते हो, क्योंकि ऐसे कुछ कर, ऐसा शुल्क होता है जिसमें लेवी भी केंद्र करती है, संग्रह भी केंद्र करती है, लेकिन वो राज्यों को बांट देती है। जैसे अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार में जो टैक्स लेती है सरकार, तो जो राज्य इन्वॉल्व होता है उनको उसको हिस्सा दे देती है। जो जैसे ट्रेन जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है, तो रेल जितना कमाती है, तो सिक्योरिटी के लिए राज्यों को उसके हिस्सा का पैसा देती है। प्लेन जहां जहां से उड़ती है, जिन जिन राज्यों से उड़ती है, समझ रहे हैं, तो वहां जितना राज्य उसको कवरेज देते हैं, उनके हिसाब से उसको पैसा देती है, तो टैक्स का पैसा उसको बांट देती है। सम टैक्सेस जो होता है विच आर कलेक्टेड, लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट्स। क्लियर है। और इसमें क्या है 270 में, इसमें तो सम टैक्सेस, इसमें सम टैक्सेस जो होगा, समझ रहे हैं, ये लेविड भी केंद्र द्वारा होगा, कलेक्टेड भी से केंद्र द्वारा होगा, एंड जो होगा मतलब होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बांट दिया जाएगा। किसके रिकमेंडेशन पर, वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो चार, हाँ मैंने आपको कुछ बतलाया, कुछ समझ में आया। अनुच्छेद Yes, 268 sir. क्या होगा, कुछ ऐसा टैक्सेस है जिनका लेवी केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन राज्य द्वारा किया जाता है। 269 में क्या हुआ, कुछ ऐसे कर है जिनका लेवी और कलेक्शन दोनों केंद्र द्वारा होता है और राज्यों में संबद्ध राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। 270 में क्या होता, कुछ ऐसे कर है जिनका लेवी और कलेक्शन केंद्र द्वारा होता है और यूनियन और स्टेट्स के बीच बांट दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन।
ठीक है। और उसके अलावा कुछ और भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, जो पहले था, अब तो ये जैसे राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है, तो मेरे ये 275, अब 275 तो बहुत बेचारा कमजोर पड़ गया, क्योंकि यही योजना आयोग के रिकमेंडेशन पे चलता था, समझ रहे। अब योजना आयोग है नहीं, नीति आयोग है, पता नहीं, लेकिन इसके तहत केंद्र राज्यों को सहायता अनुदान दे सकती है। तो 282 के तहत भी राज्य केंद्र जो है राज्यों को, राज्य के वित्तीय किसी संस्थान को वित्तीय अनुदान दे सकती है, समझ रहे, विशेष अनुदान दे सकती है। सर 270 में लेवाई और कलेक्शन यूनियन के द्वारा हुआ था, और ये डिस्ट्रीब्यूट यूनियन और स्टेट दोनों में हो जाता है। कौन वाला? सर आर्टिकल 270। वही तो मैंने बतलाया, यस सर। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। यस सर। अब यह पर देखिए 280 के तहत क्या है, वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है कि नहीं। और अभी तक कितना वित्त आयोग बन चुका है, 14 वित्त आयोग बन चुका है, 15वां वित्त आयोग का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि नहीं। इसकी स्थापना केंद्र राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, कार्यकाल उन्हीं के द्वारा तय किया जाता है। इसका काम क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के, केंद्र और राज्य के बीच संसाधन के आवंटन का सिद्धांत निर्धारित करना, क्लियर है, ठीक है। और अनुच्छेद 293 के तहत क्या है, केंद्र जो है राज्यों को ऋण देती है, और राज्यों का जो ऋण होता है उस पर गारंटी देती है। तो केंद्र को, राज्य को विदेश से ऋण लेने का अधिकार नहीं है। राज्य जो है दूसरे राज्य से ऋण ले सकती है या केंद्र से ऋण ले सकती है, और राज्य ऋण लेती है तो उस पर गारंटी केंद्र सरकार देती है। तो ये बोरोइंग एक्ट जो है उसी के तहत आता है। राज्यों ऋण का व्यवस्था अनुच्छेद 293 के तहत किया गया। तो अभी जो 264 से लेकर 293 तक हम लोगों ने डील किया, ये बहुत संवेदनशील इशू है, और ये कहलाता है फाइनेंस रिलेशन, समझ के नहीं समझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी समझ रहे, सबसे ज्यादा चर्चा में है, सबसे ज्यादा डिबेट में रहता है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही संभवतः रिलेशन ज्यादा डोमिनेंट होगा। अभी तक के राज्य संबंध को अगर हम लोग देखें तो शुरू में तो जब केंद्र और राज्य दोनों की सरकार, केंद्र और राज्य में दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं था। लेकिन जैसे जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार बनने लगी, केंद्र राज्य संबंध बहुत खतरनाक हो गया। ऐसे इसके पहले कुछ ना कुछ इशू पर हमेशा होते रहा संग्राम, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन मतलब जैसे सबसे पहला विवाद उठा था अनुच्छेद 356 को लेकर, उसके दुरुपयोग को लेकर, अखिल भारतीय सेवा के प्रयोग को लेकर, या अखिल भारतीय सेवा की प्रासंगिकता पर, फिर आपका पारामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट पर बहुत मतलब झमेला हुआ, समझ रहे हैं, केरल में, पश्चिम बंगाल में, वगैरह वगैरह। लेकिन मतलब, और अब तो बहुत सारे ऐसे इशू है, जैसे हो गया वित्तीय संबंध पर, पारामिलिट्री फोर्सेस पर, राज्यपाल के पद के दुरुपयोग पर, राज्यपाल के नियुक्ति पर, सेना का ये क्या कहते हैं, सीमा विवाद को लेकर, जल बंटवारा के विवाद को लेकर, बहुत सारे ऐसे इशू है इस पर केंद्र राज्य के बीच आमना सामना, योजना आयोग की भूमिका लेकर, वित्त आयोग के रिपोर्ट को लेकर हमेशा होते रहता है। और रिपोर्ट इधर होते भी रहता है, इधर समाधान भी होते रहता है। तो समाधान की दिशा में क्या क्या प्रयास हुआ देखिए। सबसे पहला तो 1966 में शीतल वार्ड के अध्यक्षता में एक बना था, क्या कहते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना था, उसमें शीतल वार्ड के आयोग अध्यक्षता में अलग से अध्ययन दल बना था, जो केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों को बेहतर बनाने के कई रिकमेंडेशन दिए। फिर तमिलनाडु सरकार ने राजमन्ना समिति बनाया, वो राज्य का बनाया हुआ था 1969 में। फिर पंजाब सरकार ने आनंदपुर सराय प्रस्ताव पारित किया। फिर पश्चिम बंगाल ने अपना ज्ञापन दिया केंद्र सरकार को और अधिकार मांगा। ये तीनों जो है ना, ये तीनों एक ही तरह के चीज है। ये तीनों जो है राज्य सरकार द्वारा ही, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा, अभी भी देखते हैं तमिलनाडु का रवैया थोड़ा अलग टाइप का रहता है। ये हो गया पंजाब द्वारा, और ये हो गया आपका बंगाल द्वारा। शुरू से इन लोग का रवैया थोड़ा बागी टाइप का रहा है, कि नहीं समझ रहे।
केरल भी उसी श्रेणी में रहा, लेकिन केरल कोई समिति नहीं बनाया है। लेकिन ये फिर आप देखते हो मतलब 1983 में सरकारी आयोग ये बहुत बड़ा रिकमेंडेशन दिया था, बहुत सारी चीज रिकमेंडेशन दिया था। फिर एनडीए सरकार में संविधान समीक्षा आयोग बना जिसने रिपोर्ट दिया, लेकिन सब बस्ते में चला गया। फिर 2007 में यूपीए सरकार ने पूंची आयोग बनाया, वो भी अभी जो आप फिर आप देखते होंगे एक और द्वितीय प्रशासनिक सुधार ही बन गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार बना है कि नहीं, सेकंड एआरसी ये बनेगा, फर्स्ट एआरसी से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के रिपोर्ट में केंद्र राज्य संबंध पर स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि इसके पहले पूंची आयोग में बहुत डिटेल में ऑलरेडी कहा गया है। तो जैसे पूंची आयोग का कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इसने क्या बताया सहकारी संघवाद पर इसने पूरा अपना रिपोर्ट टेस्ट कर दिया। अब बोला सहकारी संघवाद को भारतीय की अखंडता, सामाजिक आर्थिक विकास वगैरह का पूंजी बतलाया कि भारत में अगर कुछ सुरक्षित रह सकता है तो सहकारी संघवाद से ही सुरक्षित रह सकता है देश की अखंडता, एकता, विकास को। समझ रहे हैं। फिर बोला कि समवर्ती सूची पर आप विधि बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आम सहमति बना दो तो ज्यादा अच्छा होगा राज्यों से बात करके। समझ रहे हैं। फिर राज्यों को मतलब अगर आप इसे सौंपते हो तो अपनी सर्वोच्चता, अपना श्रेष्ठता मत दिखलाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीनियर सबऑर्डिनेट का फीलिंग आता है। अब जो 2001 के तहत 201 के तहत जो आपको विधेयक को राज्यपाल सुरक्षित रखता है तो अधिकतम समय सीमा कितना होना चाहिए, 6 महीना, उसके पहले उसको क्लियर कर देना चाहिए। बहुत सारा विधेयक बहुत दिन तक लंबित रह जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स कर दीजिए, नहीं तो सरकार बदलता है और राज्यपाल गायब हो जाते हैं। तो इसको प्रसाद पर्यंत पद से हटा जाना चाहिए। समझ रहे हैं। ये राज्यपाल को बहुत सारा जो डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया इसको भी खत्म किया जाना चाहिए। इससे राज्यपाल थोड़ा केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। समझ रहे। देखिए अभी देखिए स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सेवा, अभी न्यायिक सेवा के लिए बोली थी ना राष्ट्रपति की न्यायिक सेवा, भारतीय न्यायिक सेवा होना चाहिए, तो पूंची आयोग ने भी रिकमेंड किया था। फिर अंतरराज्यीय परिषद को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कहा गया। और फिर अनुच्छेद 356 का सीमित इस्तेमाल, आजकल ऐसे भी बहुत सीमित इस्तेमाल होता है। समझ रहे हैं। और जो जब किसी दल को बहुमत ना मिले, मुख्यमंत्री का नियुक्ति के लिए कुछ प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से होना चाहिए जो मापदंड बना है कि प्री अलायंस के हिसाब से, प्री इलेक्शन अलायंस हुआ उसको दिया जाए, जो सरकार स्थिर सरकार देने में सक्षम हो, उसके इतर कुछ मापदंड बने हुए। ये सब भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था केंद्र राज्य संबंध के बारे में। मैं आपको यही कहूंगा कि अगले क्लास में जब आइएगा तो कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक पर लेकर आइएगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और भी चीज देखता हूँ क्या आपके साथ होगा। मैं कल तो नहीं अवेलेबल हो पाऊंगा, इसलिए मुझे लग रहा है मैं आपसे परसों मिलूंगा, ठीक है ना। ठीक है। अभी थोड़ा सा यू विल हैव टू, मतलब अभी आपको मेरे साथ थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, अभी कुछ है कुछ इस तरह का है।